तो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आयुर्वेदिक क्लासरूम में। तो आज मैं जो आपके लिए लेक्चर लेके आया हूँ वो AIAPGT के माध्यम से बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो 4th ईयर के बच्चे हैं और शल्य तंत्र की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर 7 चैप्टर है, यंत्र विधि अध्याय जिसका नाम है। और इसे हम डिटेल में करने वाले हैं। यंत्रों के नाम, यंत्रों के गुण, यंत्रों के कर्म, ये सारी चीज़ें आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बने रहिए पूरी वीडियो में अंत तक। ठीक है, देखिए जो ये 7 चैप्टर है, इसका नाम पहले तो आपको याद करना है, यंत्र विधि अध्याय। यंत्र विधि अध्याय कौन सा अध्याय है, तो आपको टिक करना है कि ये 7th अध्याय है जिसका नाम के यंत्र विधि अध्याय है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, यंत्र कितने प्रकार के होते हैं ये आपको देखना है। यंत्र जो सुश्रुत हैं, यंत्र वो 101 प्रकार के यंत्रों का वर्णन करते हैं कि जो यंत्र होते हैं वो 101 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसमें से अब कौन सा यंत्र है जो प्रधानतम यंत्र है, तो प्रधानतम यंत्र, प्रधानतम सबसे प्रधान यंत्र जो है वो हस्त है। कौन सा है, हस्त। हस्त, हाथ ही एक ऐसा यंत्र है जो सबसे प्रधान यंत्र सुश्रुत ने बोला है। ठीक है, तो इसमें अब आपको और क्या याद करना है, क्यों हस्त। अब क्वेश्चन पूछ लेते हैं असर्शन एंड रीजन में कि हाथ को प्रधानतम यंत्र क्यों बोला गया। प्रधानतम इसीलिए बोला गया क्योंकि हाथ के बिना सभी यंत्रों का जो प्रयोग है वो असंभव है। इसी कारण से जो यंत्र है, यंत्रों में प्रधानतम यंत्र है वो कौन सा है, अपना हाथ। ठीक है, तो उसके बाद शल्य की डेफिनेशन दी गई है यहाँ पर, मन शरीर वाधक रानी। मन शरीर वाधक रानी, मन और शरीर को, यहाँ पर आप हिंदी भी देख लीजिए, मन और शरीर को जो बाधा पहुँचाए उसे क्या बोलते हैं, शल्य। उसके बाद क्या लिखा है, शल्य तंत्र की परिभाषा भी यहीं पर, यंत्र की परिभाषा भी यहीं पर दी गई है। तेषाम हरणोपायो, तेषाम हरणोपायो यंत्राणि, तेषाम हरणोपायो यंत्राणि, तेषाम हरणोपायो यंत्राणि। यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि मन और शरीर को जो बाधा पहुँचाए उसे क्या बोलते हैं, शल्य, शल्यानि। और उनको हरने के उपाय को, उसको दूर करने के उपाय को क्या बोलेंगे, तेषाम हरणोपायो यंत्राणि, तेषाम हरणोपायो यंत्राणि। तो ये आपको याद कर लेना। उसके बाद शिशु जो बोलते हैं वो 6 प्रकार के आकृति यानी कि बनावट के भेद से 6 प्रकार के यंत्रों का सुश्रुत वर्णन करते हैं। उसके नाम आपको याद करने हैं। देखिए स टी, हम एक सोशल स्टडीज सब्जेक्ट पढ़ते थे, SST। ठीक है, उसके बाद क्या है, NSU। ठीक है, NSU सोशल स्टडीज, SST NSU मतलब क्या है, स्वस्तिक, समदंश, ताल, नाड़ी, शलाका, उपयंत्र। तो आप बिल्कुल इसको ऐसे ही याद करिए, स्वस्तिक, समदंश, ताल, नाड़ी, शलाका, उपयंत्राणि, स्वस्तिक, समदंश, ताल, नाड़ी, शलाका, उपयंत्राणि। तो इससे आपको क्या होगा, बहुत ही फायदा रहेगा दोस्तों इस पूरी चीज़ को समझने के लिए। तो हम बात करते हैं, देखिए स्वस्तिक यंत्र जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। स्वस्तिक यंत्र जो होते हैं वो 24 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, जो स्वस्तिक यंत्र होते हैं वो 24 प्रकार के होते हैं। समदंश यंत्र जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहले हम यहाँ पर एक बार ऐसे ही कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, हम डिटेल में भी पढ़ेंगे इसको आगे। देखिए स्वस्तिक यंत्र कितने प्रकार के, शिशु ने बताया 24 प्रकार के। समदंश यंत्र 2 प्रकार के, ताल यंत्र 2 प्रकार के, और नाड़ी यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, 20 प्रकार के। देखिए नाड़ी गोल होती है, नाड़ी के किस प्रकार की होती है, गोल। तो नाड़ी गोल होती है तो आपको क्या करना, 2 के पीछे 0 गोल लगा लेना, गोला, तो 2 0। नाड़ी यंत्र कितने प्रकार के, 20 प्रकार के। और शलाका होती है 28 प्रकार की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको भूलना ही नहीं है कि जो शलाकाएँ होती हैं वो 28 प्रकार की शलाकाएँ होती हैं। और इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट शलाकाओं के कर्म ही हैं। आप कुछ भी छोड़ दीजिए, लेकिन शलाकाएँ हैं जो, उनके कर्म मत छोड़ना। ठीक है, तो आगे हम उसको भी करने वाले हैं। और 23 प्रकार के जो नाड़ी यंत्र किसने बोले हैं, भागवत ने। ये आप अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग भी करोगे और सुश्रुत के अकॉर्डिंग भी। ये देखिए उपयंत्र जो बोले हैं 25 प्रकार के बोले हैं, किसने, सुश्रुत ने। ठीक है, और नीचे देखिए विमर्श में अष्टांग हृदय ने क्या बोला, 4 प्रकार के समदंशी यंत्र बोले हैं, 23 प्रकार के नाड़ी यंत्र बोले हैं, और 34 प्रकार के शलाका, और 19 प्रकार के जो उपयंत्र बोले हैं।
तो ठीक है, ये आपको क्या करना है, वक्तव्य और जो इसका हमारा सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो इस बुक में दिया गया है ब्रह्मानंद त्रिपाठी वाले में, तो ये आपको अच्छे से करना है, ठीक है। और उसके बाद आप आ जाइए, नाना प्रकाराणाम व्यालानाम मृगपक्षिकाणाम मुखे मुखानि यंत्राणाम प्राय सदृशानि, ठीक है। देखिए यंत्रों की बनावट या शक्ल के लिए क्या बोला गया है सुश्रुत ने कि नाना प्रकाराणाम व्यालानाम मृगपक्षिकाणाम मुखे मुखानि यंत्राणाम प्राय सदृशानि। जो हमारे यंत्र होते हैं उनकी जो शेप होती है वो हिंसक पशु, मृग या पक्षियों के मुख के समान होती है। तो आपको बस इतना ही याद करना है कि जो इनकी मुख होता है या फिर इनकी शक्ल होती है वो प्रायश जो होता है वो हिंसक पशुओं के मुख के समान होता है। तो आपको यही याद करना है। उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया, यंत्रों के बारे में बताया। देखिए, संहितानि यंत्राणि खर्सलक्षण मुखानि च सुदृढ़ानि सुरूपानि सुग्रहानि कारयेत। तो देखिए हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि कुछ पॉइंट्स आपको अपनी डायरी में लिखते जाना होता है जिसको आपको बुरी तरह रखना होता है। ऐसे श्लोक वही हैं जिनको आपको बुरी तरह रखना है। तो कभी भी पूछ सकते हैं कि ये कौन सा किसका गुण है या किसका दोष है। तो यहाँ पर हम यंत्रों के गुणों के बारे में 6 प्रकार के यंत्रों के गुण बताए हैं। संहितानि यंत्राणि खर्सलक्षण मुखानि च सुदृढ़ानि सुरूपानि सुग्रहानि कारयेत। बार बार बोलोगे, संहितानि यंत्राणि खर्सलक्षण मुखानि च सुदृढ़ानि सुरूपानि सुग्रहानि कारयेत। क्या है, संहितानि यंत्राणि खर्सलक्षण मुखानि च सुदृढ़ानि सुरूपानि सुग्रहानि कारयेत। इस प्रकार से आपको ये रख लेना है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए, देखिए स्वस्थ यंत्र। स्वस्थ यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 18 प्रकार के भाई स्वस्थ यंत्र होते हैं, ठीक है। 18 प्रकार के क्या होते हैं? स्वस्थ यंत्र। आपको ये याद रह जाएगा। उसके बाद आपको क्या याद करना है? मसूर आकृति भी कीले बदनानी। मतलब ऐसे एक सीजर ऐसे होती है, आपको पता ही है, एक सीजर ऐसे होती है, सीजर, ठीक है। या फिर हम ऐसे लगा लें, एक सीजर होती है तो ये स्वस्तिक ही बन जाता है। ऐसे अगर सीजर होती है तो ये स्वस्तिक का निशान बन गया। और इस पे जैसे ये ब्लू कलर का आप डॉट देख रहे हो, ऐसे एक कील लगी होती है इसके बीच में, तो ये मसूर आकृति की होती है। मसूर जैसे मसूर की दाल होती है उसी आकृति की होती है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मसूर आकृति भी कीले बदनानी, मतलब जो बांध के रखती है वो मसूर आकृति की एक कील होती है। और मूले अंकुश वृत्त व्रंगानी। व्रंगानी मतलब बेस, जो बेस होता है वो अंकुश आकार का होता है। जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, देखिए ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है। और ऐसे, और बीच में इसके क्या लगी होती है? मसूर आकृति की जो कील होती है, ठीक है। मसूर आकृति की जो कील होती है। और ये अंकुशवत व्रंगानी, मतलब जो हैंडल है इसके व्रंग, वो क्या है? अंकुशवत। अंकुश मतलब क्वेश्चन मार्क शेप्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो अस्थि विशिष्ट शल्य उदरणार्थ उपदिश्यते। जो हमारे स्वस्थ यंत्र हैं वो अस्थि अवशिष्ट शल्य उदरणार्थ यूज किए जाते हैं। अस्थि विशिष्ट शल्य उदरणार्थ, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये स्वस्थ यंत्र अस्थि में अथवा यहाँ कहीं भी शल्य हो उसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। उसके बाद आगे आ जाइए, ताल यंत्र। ताल यंत्र के बारे में क्या बोलते हैं? देखिए, ताल यंत्र 2 प्रकार के होते हैं, सनिग्रह और अनिग्रह। ऐसे 2 प्रकार के क्या होते हैं? ये समदंश यंत्र के बारे में बताया गया। देखिए, ताल यंत्र भी 2 प्रकार के होते हैं। जो ताल यंत्र भी 2 प्रकार के होते हैं और समदंश यंत्र भी 2 प्रकार के होते हैं। समदंश यंत्र जिसे मुचुंडी बोल देते हैं या फिर स्कैल्पल बोल देते हैं, ठीक है, या फिर फोर्सेप्स बोल देते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सनिग्रह मतलब जो ऑटोमेटिक लॉक हो जाते हैं, और एक अनिग्रह जो लॉक नहीं होते। कुछ जो होते हैं ऐसे फोर्सेप ऐसे होते हैं, ऐसे हम लॉक कर देते हैं तो पकड़ के रखते हैं। और कुछ होते हैं जो ऐसे छोड़ने पर जिनका मुंह खुल जाता है, कुछ पकड़ के रखते हैं, कुछ खुल जाता है मुंह। तो वो सनिग्रह अनिग्रह। तो इस प्रकार से आपको 2 प्रकार के जो समदंश यंत्र याद करने हैं। और इनका जो यूज़ है, देखिए, त्वक मांस शिरा स्नायु अस्थि शल्य उदरणार्थ। त्वचा मांस शिरा स्नायु अस्थि शल्य उदरणार्थ। जैसे त्वचा और मांस शिरा और स्नायु, त्वचा और मांस शिरा और स्नायु, त्वचा मांस शिरा स्नायु। त्वचा के नीचे क्या है? मांस मसल्स, और उसके अंदर क्या होते हैं? शिरा और स्नायु। त्वचा मांस शिरा स्नायु के लिए क्या यूज किया जाता है भाई? मुचुंडी मतलब हमारा जो समदंश यंत्र है उसको यूज किया जाता है।
ठीक है, यहाँ तक आपको याद करना है। उसके बाद ताल यंत्र आ गया। ताल यंत्र आपको पता ही है ताल यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। भाई ताल यंत्र भी 2 प्रकार के होते हैं। ताल किसको बोलते हैं, जैसे करछुल होता है या फिर आपका स्पून होता है। यहाँ पर मेरे पास में पड़ा नहीं था, तो स्पून होता है। स्पून शेप्ड जो यंत्र होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। देखिए एक तो ऐसे जिनके एक ही मुख पर स्पून की शेप हो, और एक ऐसे यंत्र जिनके दोनों ओर स्पून की शेप बनी हुई हो। जैसे आप देखिए, जैसे आपका वो चाय बनाने वाला चमचा होता है, दोनों ओर उसके आप चाय डाल सकते हो दोनों ओर से। तो इसी प्रकार से ताल यंत्र भी 2 प्रकार के होते हैं। ये 12 अंगुल लंबे होते हैं। आपको याद करना है मत्स्य के तालु के समान एक ताल और द्विताल युक्त हो सकते हैं। और इनका जो प्रयोग होता है वो कर्ण नासा नाड़ी शल्यानाम आहरणार्थम, कर्ण नासा और नाड़ी के शल्यों को निकालने के लिए यूज किए जाते हैं। कर्ण नासा और नाड़ी, देखिए कान में घुसा के ऐसे 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 करके अपनी मैल निकाल सकते हो। और अगर किसी के नाक में कुछ चला गया तो उसको आप ऐसे डालोगे और ऐसे निकाल लाओगे। और अगर हम बात करें नाड़ी वर्ण, जैसे कि साइनस बन गया या फिर फिस्टुला बन गया, उसके इलाज में भी जो यूज़ किया जाता है वो हमारा ताल यंत्र यूज़ किया जाता है। उसके बाद नाड़ी यंत्रों के बारे में देखिए 20 प्रकार के नाड़ी यंत्र होते हैं, आपको पता ही है। तो आपको ये याद क्या करना है, इसमें अनेक प्रयोजनानी, मतलब अनेक को नाड़ियाँ बहुत सारी होती हैं, हर एक चीज़ नाड़ी है। जैसे प्रोक्टोस्कोप भी आपका एक नाड़ी है। डेलहन क्या बोलते हैं कि 20 प्रकार के डेलहन ने देखिए मूल नाड़ी यंत्र की संख्या है जो वो 12 है। आपको ये याद करना है, ये जो मूल नाड़ी यंत्र की संख्या है वो कितनी है, 12। मूल नाड़ी यंत्र की संख्या कितनी है, 12। ये आपको याद करना है। उसके पहले क्या है, अनेकों प्रयोजनानी, एकतोमुखानी, उभयतोमुखानी। नाड़ियाँ देखो, एक नाड़ी है, नाड़ी मतलब एक ट्यूब है, ऐसे ट्यूब है, ठीक है। ट्यूब एक और मुख हो, जिसका एक और मुख हो, वैसी भी हो सकती है। और दोनों ओर मुख हो, होल दोनों ओर हो, तो ऐसी भी हो सकती है, ठीक है। इस प्रकार से एकतोमुखानी, उभयतोमुखानी। उसके बाद स्रोतोगत शल्योदरनार्थ, इसका जो यूज़ किया जाता है स्रोतोगत शल्योदरनार्थ। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे देखिए, मैं दिखाता हूँ। स्रोतोगत शल्योदरनार्थ इसका प्रयोग किया जाता है। रोग दर्शनार्थ प्रयोग किया जाता है। जैसे कि प्रोक्टोस्कोप हो गया, आपको एनल रीजन के अंदर देखना है कि क्या उसमें पाइल्स हैं या नहीं, तो रोग दर्शनार्थ हो गया। चूषणार्थ मतलब किसी को एसाइटिस हो गया, उसमें आपने पाइप डाल दिया और ड्रेन बना के कुछ निकाल दिया, चूषणार्थ प्रयोग हो गया। और क्रियार्थ, जैसे हम लोग प्रोक्टोस्कोप डाल देते हैं और उसके बाद हम पाइल्स वगैरह को इजीली पकड़ सकते हैं। ऐसे प्रोक्टोस्कोप डाला और उसके बाद हम इजीली पाइल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हाँ कि ये वाला पाइल्स है, ये वाला पाइल्स है। तो ये क्या हुआ, क्रियार्थ, मतलब अच्छे प्रकार से क्रिया करने के लिए भी हम नाड़ी यंत्रों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद इनकी लंबाई और चौड़ाई कैसी होनी चाहिए, इनकी जो चौड़ाई होनी चाहिए वो स्रोतो द्वार परिनाहानि, मतलब जितना स्रोत इसका द्वार है, अगर एनल रीजन इतना है तो इतना ही उसमें प्रोक्टोस्कोप डाला जाएगा, इतना बड़ा नहीं डाल दिया जाएगा या फिर छोटा नहीं डाल दिया जाएगा, ठीक है। यथा योग दीर्घानी, उसकी लंबाई भी जितनी आपको चाहिए उतनी होनी चाहिए और उसकी चौड़ाई उतनी होनी चाहिए जितना आपके यहाँ पर आपको काम करना है उसका जो है परिणाम, यानी कि उसका सरकमफ्रेंस है। नाड़ी का सरकमफ्रेंस उतना ही होगा जितना उस एरिया का सरकमफ्रेंस होगा, यहाँ पर आपको काम करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो तो आपको शलाका यंत्र ही है। शलाका यंत्र के लिए मैंने रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इसके लिए वो स्क्रीनशॉट लेके रखे थे, तो आप देखिए यहाँ पर, ये मैंने डॉक्टर नवीन गौतम की एक वीडियो से स्क्रीनशॉट लिए थे। तो देखिए शलाका यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। शलाका यंत्र के अनेक भेद होते हैं। अनेक भेद मतलब देखिए अनेक भेद 28 प्रकार की शलाकाएँ बताई गई हैं, ठीक है। शलाकाएँ कौन सी कितने प्रकार की, 28 प्रकार की बताई गई हैं। उसके बाद क्या है, गंडू पद्मुखी जो शलाका होती है उसका जो कार्य होता है वो किसके लिए प्रयोग की जाती है, एशन कर्म के लिए प्रयोग की जाती है। किसके लिए प्रयोग की जाती है, देखिए एशन कर्म के लिए प्रयोग की जाती है। आप ध्यान से देखिए, एशन कर्म के लिए प्रयोग की जाती है, आपको यहाँ पर टिक करना है, ठीक है। एशन कर्म के लिए प्रयोग की जाती है। उसके बाद आप देखिए सर्पफणमुखी, सर्प के फन के समान, ऐसे सर्पफणमुखी, ये इसका कार्य क्या होगा, व्यूहन के लिए, ठीक है। व्यूहन के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा, व्यूहन के लिए, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, देखिए गंडूपद, सर्पफण और शर्पुंखमुखी, तो इसके आगे आप A, B और C लिख लीजिए। गंडूपद A मतलब एशन, सर्पफण B व्यूहन और शर्पुंखमुखी
सी चालन। और देखिए बड़िशमुखी आपको याद करना पड़ेगा कि आहरण के लिए यूज़ की जाती है, क्योंकि ये हुक शेप्ड होती है, हुक शेप्ड होती है, ठीक है। हुक क्या करती है, हुक किसी भी चीज़ को आहरण करती है। जैसे ऐसे अटका के, ऐसे आपने ये शल्य है, इसका आहरण करना है, तो ऐसे हुक इसमें डाल दोगे और इसको निकाल दोगे, ठीक है। क्या करोगे, हुक इसमें डाल दोगे और इसको निकाल दोगे। आहरण के लिए कौन सी यूज़ होगी, बड़िशमुखी आहरण के लिए यूज़ होगी। और मसूर दल मात्रमुखी क्या है, स्रोतोगत शल्य उदाहरणार्थ। भाई स्रोतोगत शल्य उदाहरणार्थ जो होगा मसूर दल मात्रमुखी, जिसका मुख मसूर के दल के समान हो। मसूर मतलब मसूर का जो दाना होता है उसके समान हो, उसको क्या बोलते हैं, मसूर दल मात्रमुखी। और ये दो होती हैं। कपास कोत्रणमुखी, तो ऐसी शलाकाएं जिनके आगे भाग पर जैसे कॉटन लिपटा हुआ होता है, हम कान में जो स्टिक्स मारते हैं कान की सफाई के लिए, तो ईयरबड्स जिसे बोल देते हैं, तो वो क्या होती हैं, कपास कोत्रणमुखी शलाकाएं होती हैं। और ये बर्न के प्रमार्जन हेतु यूज़ की जाती हैं। अंकुश के पास जम्बू की 3 द्रवी हैं। उसके बाद देखिए इसको याद करना, अंकुश, जम्बू और द्रवी। अंकुश के पास जम्बू की 3 द्रवी हैं, तो ये अग्निकर्म के लिए यूज़ की जाती हैं। 2-3 शलाकाएं अंकुश और जम्बू। और द्रव्यकृति जो है वो क्षार, औषध, प्राणिधान के लिए यूज़ की जाती है। आपको पता है ये करछुल के आकार की होती है, अग्रभाग कड़छी के समान होता है। तो कड़छी का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, नाक या फिर कान में औषध का प्राणिधान करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आप आगे आ जाइए। देखिए कोल अस्थि मात्रमुखी क्या है, नासा अर्बुद अर्थ। आपको क्या करना है, नासा में किसी के अगर अर्बुद हो जाए, सपोज करिए ऐसे नासा है, ठीक है, उसमें अगर अर्बुद हो गया तो आपको क्या करना है, काला एक कोला लेना है और क्या करना है, इसको कोले को इसके नाक में लगा देना। क्या करना है, इसके कोले को इसके नाक में लगा देना है ताकि अर्बुद सड़ जाए। तो इस प्रकार से आपको ये याद करना है। उसके बाद क्या है, मूत्र मार्ग विशोधनी शलाका है मालती पुष्प वृंतागर, ठीक है, मालती पुष्प वृंतागर। तो म से मालती और म से मूत्र, ठीक है। इस प्रकार से आप अंजन शलाका क्लाय प्रमंडल बोला है, क्लाय प्रमंडल एक होती है। अंजन क्या होता है, काला। तो इस प्रकार से आपको याद करना है कि क्लाय प्रमंडल वाली जो शलाका होती है वो अंजन कर्म करने के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए आगे। तो देखिए यहाँ पर उपयंत्र कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं बोलूँगा मैं कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें से कुछ पॉइंट्स हैं जैसे स्टीवन प्रवाहन हर्ष, ये आपको देखना है। देखिए क्षार अग्नि भेषज, ये किस में डाला गया है, उपयंत्रों में, ठीक है। और जो बाघभट्ट हैं उन्होंने आंत्रकाल पाक भय को भी 4 उपयंत्रों में माना है और 4 प्रकार के उपयंत्र अधिक माने हैं, ठीक है। आगे आ जाइए। उसके बाद हम यंत्रों के कर्म के बारे में पढ़ेंगे। आपको इसमें से सिर्फ एक ही चीज़ याद करनी है कि 24 प्रकार के जो होते हैं वो यंत्र कर्म होते हैं। और एशन और आहरण के बारे में आपको याद क्या करना है। देखिए एशन और आहरण 2 प्रकार के होते हैं, एशन और आहरण। एशन होता है और आहरण होता है। ये यंत्र कर्म भी है और शस्त्र कर्म भी है। यंत्र कर्म भी है एशन और आहरण, और शस्त्र कर्म भी है। इस प्रकार से आपको ये याद करना है। उसके बाद क्या है, तत्र अति स्थूलम असारम अति दीर्घम अति रसमग्राही विषमग्राही विक्रम शीतलम अति उन्नतम मृदु कीलम मृदु मुखम मृदु पाशमिति द्वादश यंत्र दोषा। तो ये यंत्रों के कितने 12 दोष होते हैं। अति स्थूल, असार, देखिए बहुत लंबा, बहुत छोटा, अग्राही अर्थात जो हाथ में ना पकड़ा जा सके ऐसा यंत्र। और विषमग्राही, जो कभी विषमग्राही मतलब विषम रूप से आप पकड़ सको, आपके साइज का ना हो जो, ठीक है। वक्र, ढीला, अत्युन्नत। तो इस प्रकार से 12 प्रकार के जो होते हैं यंत्र दोष होते हैं। और ये श्लोक आपको बुरी तरह रटना है, BTR लिख लो इस पर, बुरी तरह रटो और बार बार इसको रटो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 18 प्रकार। देखिए अब देखिए क्वेश्चन आता है कि प्रशस्त यंत्र की लंबाई कितनी होती है। प्रशस्त यंत्र की लंबाई जो होती है वो 8 अंगुल प्रमाण होता है। क्या होता है, 8 अंगुल प्रमाण, ये आपको याद करना है, ठीक है।
उसके बाद क्या है, जो शल्य बाहर से दिखाई देता है उसमें क्या है, सिंहमुख आदि यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और मांस आदि धातुओं में जो गूढ़ यानी कि जो डीप शल्य चला जाता है उसे निकालने के लिए कंखमुख आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। शल्य को निकालने की दृष्टि से कंखमुख नामक यंत्र सब यंत्रों में प्रथम माना जाता है। कंखमुख नामक जो यंत्र है वो प्रधान यंत्र माना जाता है। ठीक है, आपको ये याद करना है कि कंखमुख यंत्र है वो प्रधान यंत्र माना जाता है। ठीक है, आपको यहाँ तक बिल्कुल याद कर लेना है। और आगे का जो हम पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, एक मिनट। ठीक है, तो बने रहिए आयुर्वेदिक क्लासरूम में। अगली वीडियो में हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नीचे अपने प्यारा सा या कोई भी आपका यूजफुल कमेंट और शेयर का बटन ज़रूर दबाएं दोस्तों। धन्यवाद, बने रहिए आयुर्वेदिक क्लासरूम के साथ।